नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जो परंपरागत खेती है उसकी जगह अगर लहसुन की खेती करेंगे निश्चित रूप से आजीविका में बढ़ोतरी होगी। लहसुन लगाने के लिए किसानों को कुछ वैज्ञानिक सोच का ध्यान रखना होगा, जिससे उसके उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होए। लहसुन की खेती करेंगे तो उससे सबसे पहले खेत की तैयारी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लहसुन है एक ऐसी फसल है जिसको जमीन में जीवांश की मात्रा ज़्यादा होती है तो उत्पादन पे अच्छा प्रभाव डालती है। लहसुन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में इसके कंदों का विकास नहीं हो पाता है। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। 2-3 जुताइयां करके खेत को अच्छे प्रकार समतल कर लेना चाहिए और आखिरी जुताई से पूर्व 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर मिट्टी में मिला दें। इसकी जो सिफारिश खाद और उर्वरक है वो 100 किलो नाइट्रोजन है, 50 किलो फास्फोरस है और 100 किलो पोटाश है। इसके साथ साथ इसका 50 किलो सल्फर की भी आवश्यकता पड़ती है। जितना सिफारिश है फास्फोरस, पोटाश और सल्फर और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही खेत में उड़ाई कर दें। दूसरी बात इसमें यह होता है कि इसकी जो उन्नत किस्में हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उत्पादन में, तो किसान उन्नत किस्मों का ही चयन करें। इसमें मुख्य रूप से यमुना सफ़ेद 1 नंबर वैरायटी है, यमुना सफ़ेद 2 है, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4 है, यमुना सफ़ेद 5 है और इसके साथ साथ एक पिंक पर्पल कलर का भी लहसुन होता है, जो एग्रीफाउंड पर्पल है या एग्रीफाउंड पार्वती है, भीमा पर्पल है। इस तरह के किस्मों का भी अपने चुनाव कर सकते हैं, बहुत अच्छी है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। जो किसान हिली एरिया में लगाना चाहता है, ऊंचाई पे लगाना चाहता है, वो एग्रीफाउंड पार्वती का चयन कर सकता है। इन जो ये किस्म है इनकी जो उत्पादन है या उत्पादकता है वो बहुत बढ़िया है। इनकी जो उत्पादकता है इनकी 12 से 15 टन प्रति हेक्टर है, तो ये किस्में लेंगे तो निश्चित रूप से किसान को ज़्यादा फायदा होगा। खेत में लगाने से पहले इसकी जो बीज दर है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए किसान को। 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर जो क्लेव है उनका आवश्यकता पड़ती है, उनको अब किसान लगा सकता है। और इनकी स्पेसिंग है 15 बाई 10 सेंटीमीटर पे या 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर इनको क्लेव को लगा लें और उनको खेत में लगा के सिंचाई कर दें। लहसुन की बुआई कूड़ों में मजदूरों से डिबलिंग या फिर लहसुन बुआई मशीन से की जा सकती है। कलियों को 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपाई या फिर बुआई की जा सकती है। बोते समय कलियों के पतले हिस्से को ऊपर रखते हैं। बोते समय कलियों से कलियों की दूरी 8 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बड़े क्षेत्र में फसल की बोनी के लिए गार्लिक प्लांटर का भी उपयोग किया जा सकता है। गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई करने से मेड़ बनने के साथ साथ मल्चिंग भी आसानी से बिछाई जा सकती है और गार्लिक प्लांटर द्वारा लहसुन की बुवाई कम समय में आसानी से हो जाती है। लहसुन की बुवाई के तत्काल बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके बाद 7 से 8 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करना चाहिए और फसल परिपक्वता के समय 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई हमेशा हल्की दे दें। खेत में पानी भरने नहीं देना चाहिए। अधिक अंतराल पर सिंचाई करने से फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बाद में जब ये फूटने लग जाए, कलव से पत्तियां निकलने लग जाए, तब इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका छिड़काव करें। पहले ये जो नाइट्रोजन है आधी मात्रा अपने खेत की तैयारी के समय डाल दें और जो रिमेनिंग है नाइट्रोजन वो बुआई से 30 दिन और दूसरा जो छिड़काव है वो 45 दिन के ऊपर उसका भुरकाव कर देंगे, तो अपनी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है लहसुन की वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बन पाएगी। खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान को। क्लेव लगाने से पहले भी इसमें दवा का छिड़काव कर सकते हैं
पेंडामिथिलिन का दवा का छिड़काव कर सकते हैं, बासालिन का कर सकते हैं। खड़ी फसल में एकॉक्सीफ्लोरोक्विन 200 ग्राम एआई पर हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करेंगे। ये खरपतवार इसका नियंत्रण हो सकता है। जब ये इस बुआई से 45 से 60 दिन की हो जाए तब उसमें आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स है उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर में NPK 19-19 है, माइक्रोन्यूट्रेंट है वो 40 ml प्रति टंकी जो 15 लीटर की है उसमें डाल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छा उत्पादन ले सकता है। इसमें सकिंग इंसेक्ट्स का कभी कभी प्रभाव आता है फरवरी मार्च में, कभी कभी इसमें बीमारी फंगस भी लग जाता है, तो वहाँ किसान देख के उचित मात्रा में जो दवाई है उसका छिड़काव कर सकता है, जिससे कि उसका कोई फंगस नहीं लगे, कोई कीट नहीं लगे। अब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग के समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले उसमें सिंचाई की जो आवश्यकता है वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो इसका जो स्टोरेज है वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्योरिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योरिंग का मतलब होता है लहसुन को जैसे अपन उखाड़ते हैं तो इसके बल्ब बना के इसका जो गठिया बनाते हैं और उसको छाया में ही रख देते हैं। मिट्टी जब इसकी हट जाती है तब इसको छायादार में हवा में इसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से लहसुन की अपने ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। किसान भाइयों, बकरी पालन पशुपालन का एक अभिन्न अंग रहा है। भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में बकरी पालन की लोकप्रियता अधिक है, जिसे अपनाकर आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप होता है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आप कैसे करें इस बीमारी की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर HC यादव। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में FMD के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंह पका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों, उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को देखा जा चलने में उसको परेशानी होने लगती है। मुँह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं। मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं, जिससे उसमें मैगट भी बन जाते हैं। मुँह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खूर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुंह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुंह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुंह के छाले मुंह में ग्लिसरीन लगाकर मुंह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर, और आजकल जो मार्केट में स्प्रे बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ़ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में घाव में कीड़े भी बन जाते हैं, तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े ख़त्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है।
इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए, लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है। किसी कारण बस टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें, उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से ज़रूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। बकरी पालक भाइयों, मैंने जो उक्त जानकारी आप लोगों को बताई है, यदि इन सब जानकारियों को अपनी बकरियों के संबंध में इस्तेमाल करेंगे, अपने होने वाले जो आर्थिक नुकसान हो जाता है उससे बच सकेंगे। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीकर और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आज कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। शेष 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इन 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 32 से 73% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 13 से 44% रहने का अनुमान है। हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगेती रबी फसलों की तैयारी के लिए खेत की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य चलाएं ताकि मिट्टी में नमी का ह्रास न हो। किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरे की अगेती बोई गई फसल को परिपक्वता के समय काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। बारानी तारामीरा की बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू की जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित बीज, उर्वरक और रसायन पहले ही खरीद लें। मिर्च और टमाटर की फसल में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। यदि प्रकोप अधिक है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर ही करें। इस मौसम में सब्जियों जैसे मिर्च, बैंगन में यदि फल छेदक, शीर्ष छेदक और फूल गोभी व पत्ता गोभी में डायमंड बैक मॉथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और इनका प्रकोप अधिक हो तो स्पाइनोसेड 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर ही करें। पशुओं में टीकाकरण करवाएं। नाक बहने और बुखार होने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। सामान्य सलाह, किसान भाई प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक के टब या
किसी बड़े बर्तन में पानी और कीटनाशक मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। इस मौसम में किसान भाई अपने खेतों की नियमित निगरानी करते रहें। यदि फसलों व सब्जियों में सफेद मक्खी या रस चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो नीम के तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है सेवर जिला भरतपुर के कृषक वीरेंद्र सिंह ने। ये सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। यही है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में सरसों लगाने का उचित समय है। सरसों की खेती को करने के लिए भूमि का चयन करते समय इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, खेत में गहरी जुताई कर देते हैं डिस्क हैरो चला के। उसके बाद खरपतवार जो भी हैं वो मिक्स हो जाएंगे, उसमें हैरो द्वारा खरपतवारों को मिक्स कर देंगे, भूमि में मिला देंगे। इसके लिए 40 केजी यूरिया और 50 केजी DAP और 20 केजी पोटाश की जरूरत होती है। इसी के साथ जब, क्योंकि तिलहन फसल में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है सल्फर की, तो इसकी खेती के लिए सरसों के लिए सल्फर बहुत आवश्यक है, जो तेल की मात्रा बढ़ाता है और दानों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो 25 केजी सल्फर प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, जिससे हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा, पौधा ताकतवर होगा और उसमें जब फली बनेगा उस टाइम फलियों की साइज और बीज उचित समय पर बनेगा। खेत की तैयारी करते समय यूरिया की आधी मात्रा और DAP, पोटाश तथा सल्फर की पूरी मात्रा को बुवाई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके बाद फसल में एक सिंचाई करने के बाद शेष बची यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो हम प्रभेदों का चुनाव करेंगे उसमें हम सबसे पहले लेते हैं DRMR 150-35। ये सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से निकला हुआ है। अच्छा उत्पादन है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है उन एरिया के लिए ये उपयुक्त है। बुआई के लिए हम जो भी है, क्योंकि 2 तरीके से बुआते हैं, एक तो सीड ड्रिल से जो खाद बीज 2 ड्रॉवर वाली होती है, एक 0 टिलेज से। तो ये देख लीजिए, यदि खाली खेत है उसके बाद हम सीड ड्रिल से या 0 टिलेज से 4 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेते हैं। जो प्री खरपतवार है, पोस्ट खरपतवार नाशी है, उसमें पेंडीमेथालिन 8 से 10 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के पहले बुआई से पहले खरपतवार को नष्ट कर दीजिए इस दवाई का स्प्रे करके। इसके अलावा जब हमारी फसल 55 दिन की हो जाती है, फूल आने से जस्ट पहले उसमें एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक सिंचाई, हल्की सिंचाई दें, क्योंकि पानी भरा नहीं रहना चाहिए, जिससे ज़्यादा पानी ठहर गया जड़ों पे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।